वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हे डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि क्लास 10th के रिजल्ट आ गए हैं और इस बार का रिजल्ट उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहा जो बच्चे मेहनत कर कर पढ़ाई करना चाहते थे। लेकिन मैंने देखा कि कुछ बच्चों का रिजल्ट बहुत गंदा गया। इसके पीछे बस एक ही कारण है, आप वो बच्चे जिन्होंने स्कूल्स के गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, जिन्होंने ऑनलाइन के नाम पर पढ़ाई नहीं करके मोबाइल गेम, व्हाट्सएप, फेसबुक, चैट, फलाना ढिगाना टाइप का प्रोसेस किया, तो अब वो बच्चे रो रहे हैं बैठ कर। लेकिन मैं संदेश देना चाहूँगा, रोने से कोई फायदा नहीं है। हिम्मत से आगे बढ़िए और जो प्रॉब्लम्स हुई है उसे सॉर्ट आउट कीजिए। लेकिन अभी तत्काल आज से मैंने भी थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है क्लास 10th वालों के लिए, ठीक है। तो मैं आपको आज पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी, जिसपे मैंने ऑलरेडी क्लासेज भी मैंने आपको दी है, मैंने सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन की बात रखी थी कि मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा। तो आज की क्लासेज में आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। अब जैसे कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन डाले हैं, ये राइटिंग मेरी नहीं है, ये एक बच्चे की राइटिंग है। देखो, अब देखो इस बच्चे की राइटिंग अगर आप देखोगे तो साफ दिख रहा है कि ये प्रैक्टिस के नाम पे 0 है, ये जिस बच्चे की भी राइटिंग है। तो अगर आप इस तरह की राइटिंग लिखोगे, व्हाट डज एंड और इलेक्ट्रिक के बीच कोई अता पता नहीं, ना कोई गैप, जैसे लग रहा है क्या लिख दिया है, तो ऐसे बच्चे को ही मार्क्स कम आते हैं, ठीक है। और आप प्रैक्टिस के नाम पे 0 कुछ नहीं करते हो, बात समझ रहे हो ना। तो इस तरह की गलती मत करो, ये संभावनाएं नहीं होनी चाहिए कि हम इस तरह की गलती करेंगे। तो अभी बहुत समय है, फ्रेंड बच्चे जो हैं 10th के एग्जाम देने वाले, उनके पास बहुत समय है। आप प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस का मतलब होता है मैथ और साइंस, जहाँ आपको मार्क्स कम आ रहे हैं, जहाँ आपको डर लग रहा है, या SST इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जहाँ आपको डर लग रहा है, या सारे पेपर्स में पर डे कम से कम 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बनाओ, प्रैक्टिस करो, बहुत समय है और तुम अच्छा कर पाओगे। और मैं कुछ बच्चे को सलाह दूंगा कि फालतू के सिलेबस अभी मत करो, जो रिलेटेड टू एग्जामिनेशन है, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू में जो प्रोसेस है, उसी पे आप जाके सेल्फ स्टडी करो, स्कूल को फॉलो करो, टीचर्स को फॉलो करो, हमारे यूट्यूब को फॉलो करो, काफ़ी अच्छा करोगे। तो पहला क्वेश्चन था, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। अब देखो इस क्वेश्चन के आंसर बच्चों ने अलग अलग तरीके से लिखे हैं, मैंने पढ़ा अभी। अब ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं और आप कुछ भी अनाप शनाप लिखोगे तो वह मार्क्स नहीं आएंगे। यहाँ पे जो इसका आंसर होना चाहिए था, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट से आप क्या समझते हो? अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ along which an electric current flow is called electric circuit. A continuous, देखो कितना सादा आंसर है, कितना साफ आंसर है। A continuous and closed path, ठीक है, along which an electric current follows is called electric circuit. माने जहाँ से एक क्लोज पाथ जिससे लगातार करंट का फ्लो हो सके, हम लोग उसी को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब किसी ने लिख दिया कि सर्किट डायग्राम ये फला, कुछ से कुछ आपके आंसर्स लिखे हुए हैं। वैसे मैं एक कॉपी लेके पढ़ सकता हूँ। अब देखो एक कॉपी में लिखा है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ फॉर द फ्लो जो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यस, ये भी आपका सही है, ये आंसर भी आपका सही होगा। कुछ बच्चों का और मैं कॉपी देखता हूँ आपको, जैसे लिखा है एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, तो ये दोनों का आंसर तो सेम मिल रहा है, यानी ये दोनों आपस में चेटिंग कर लिया है। और कुछ बच्चे अपने कॉपी देंगे, लाइए। अब जैसे देखो इसमें लिखा है इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए
एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज आ कॉल्ड pathway through which electric current flows. It typically consists of component. देखो अब तुमने लिखा है, तुम्हारे आंसर्स में भी एरर नहीं है, क्या जरूरत है इतना सारा चीज लिखने का, इतनी सारी चीज इतनी रामायण लिखने की क्या जरूरत है, सिंपल सा बात लिखो ना, a continuous enclosed path along which along with an electric current flows. It's called electric circuit. अब दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। अब सबको पता है यूनिट ऑफ, सिंपल आंसर, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, अब इसको डिफाइन करना है, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, ठीक है, देन द करंट थ्रू it is said to be 1 ampere। इसमें सिंपल हमने क्या लिखा, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर हमने बोला, फिर बोलना है इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू क्यू बाय टी, हम लोग जानते हैं ना करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू क्यू बाय टी। तो हमने इसमें बोलना है इफ 1 कूलम ऑफ करंट, if 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge, ठीक है, flows through any section of a conductor in 1 second, ठीक, then the current through it is said to be 1 ampere। बस काम खत्म, मैं लिख दिए और फिर यहाँ पे लिख देंगे 1 ampere इक्वल टू 1 coulomb per second। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सिंपल सी बात है। अब आपको पता है चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, लिखना होगा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1.6 इंटू -19 कूलम, और टोटल चार्ज कितना है 1 कूलम, और हमने क्या पढ़ा है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इक्वल टू हो जाएगा Q बाय ई, यानी कि 1 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, सिंपल सी बात है, 1 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, तो माइनस ऊपर जाके प्लस होगा, एक्सपोनेंट कंपोनेंट में हमने ये पढ़ा है, हम इसे फिर सॉल्व कर देंगे, बात समझ रहे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। वो कौन सा डिवाइस है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प, सुनो, दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। वो कौन सा डिवाइस है जिसे पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखा जाता है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर से, हाँ बैटरी, वोल्ट मीटर से तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं ना, लेकिन बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखा जाता है। अब कहता है व्हाट इज मींट बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 टर्मिनल इज 1 वोल्ट। क्या समझते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इसका मतलब क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे कि पोटेंशियल, क्या समझते हो कि 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का मतलब क्या समझते हो, सिंपल सी बात है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन मूविंग बाय 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 1 वोल्ट क्या होता है, वोल्ट यानी पीडी इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय चार्ज, यानी 1 वोल्ट का मतलब क्या हो गया, 1 जूल वर्क डन बाय 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज। क्या यहाँ कोई दिक्कत होगा, बोलो। अब देखो क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी।
क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। हाउ मच एनर्जी क्वेश्चन क्या है? हाउ मच एनर्जी इज गिवन, कितनी एनर्जी होगी, ठीक है, कितनी एनर्जी होगी, कितनी कितनी एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी होगी, हाउ मच एनर्जी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम of charge passing through 6 volt battery, passing through 6 volt बैटरी। अब देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, W इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है, V इक्वल टू W बाय Q, हमने यही पढ़ा है ना। हमने क्या पढ़ा है, V इक्वल टू W बाय Q, ये पता है ना। अब तुमको पता है कि वर्क इक्वल टू एनर्जी होता है, जानते हो ना, जितना वर्क ये उतना ही एनर्जी होगा। यानी कि W इक्वल टू क्या आ जाएगा, V इंटू Q, यानी एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, V इंटू Q। कहता है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम 6 वोल्ट, बैटरी का पावर वोल्ट कितना है 6 और कूलम 1, यानी कि 6 जूल। कुछ इस तरह से हमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा फिर से अप्लाई है आप लोगों का, आपको इसी तरह से आप लोगों को ये चीज़ें करनी होंगी। अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, कॉपी पे हर एक क्वेश्चंस को नहीं बनाते हो, तो इतना जान लो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है तुम्हारा पढ़ने का। समझ रहे हो बात, कोई फायदा नहीं है तुम्हारे पढ़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चंस नेक्स्ट क्या है, बुक से लाओ, कितना टाइम हुआ, देखें। तो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। अब देखो ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, आसान क्वेश्चन है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है, 4 चीजों पे। तो लैंग्वेज में हम लोगों को लिखना होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। द फर्स्ट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, resistance is directly proportional to temperature, and resistance depend on material, on nature of material, on nature of material। आसान था,
ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और तुम अगर कॉपी में इसको नहीं लिखते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो यही क्वेश्चन एग्जाम में भारी बन जाता है। ठीक है, यही क्वेश्चन एग्जाम में भारी बन जाता है। रेजिस्टेंस ऑफ फैक्टर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। लेंथ, अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी मोटाई, अगर वायर पतला होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। और वायर पर देखो, अगर मोटा वायर है तो वहां पे वायर से फ्रीली करंट मूव करेगा, यानी इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, वायर अगर मोटा है तो उसकी रेजिस्टेंस, एरिया उसकी ज्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ने से भी रेजिस्टेंस बढ़ता है। नेचर का मतलब हुआ जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी है, आयरन है, यानी मेटल नॉन मेटल की बात हम कर रहे हैं, समझे फैक्टर को। फिर कहता है विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर, देखो सेम चीज जो मैं बता रहा था, और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल। नॉर्मल सी बात है, मोटा वायर और पतला वायर में करंट सेम रेशियो से बहेगा नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया पे करंट डिपेंड करता है। एरिया अगर कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, एरिया अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। देखो कितनी बात आई, यही सब बच्चा गलती करता है, तो ये सब समझना होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ कंपाउंड डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू, व्हाट चेंज विल अकर। कहता है देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग कल डिस्कस अब कर लेंगे। ठीक है, कल 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, फिर मैं चैप्टर को आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों का सीधी सी बात है, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन कोशिश करना है रोज कॉपी में बनाना है, सब्जेक्ट वाइज। धन्यवाद।